मैं भी लिखूंगा दहेज प्रथा के खिलाफ। जिस दिन बेरोजगार लड़कों को ब्याह ले जाएगी सरकारी नौकरी वाली लड़कियां। दोस्तों, इस तरीके के मैसेज हम लोग आए दिन सोशल मीडिया में पढ़ते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन मैसेजेस के पीछे का सच्चाई क्या है। क्या लड़कियां सच में एटीएम की तरह होती है जो लड़कों को अपने पैसे के लिए यूज़ करती रहती है, और जहां उनको पैसा वाला लड़का दिखा वो उधर को चली जाती है? क्या लड़कियां सच में गोल्ड डिगर होती हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों लड़कियां जॉब वाली, स्टेबल और हायर सोशल स्टेटस रखने वाले लड़कों को शादी के लिए चूज़ करती है। दोस्तों, इसे हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इसमें 4 बातें ध्यान में देनी होगी। पहला, मेट सिलेक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन थ्योरी, और दूसरा पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, तीसरा सोशल हायरार्की और सोशल प्रेस्टीज, और चौथा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इन 4 कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि किस तरीके से एक लड़की लड़कों को मैरिज के लिए सेलेक्ट करती है। इसमें सबसे पहले हम मेट सिलेक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन को समझते हैं। दोस्तों, एक मेल और फीमेल मेटिंग सिलेक्शन को किस तरीके से चूज़ करता है, कोई लड़का कैसे डिसाइड करता है कि वो किन लड़की को चूज़ करेगा, और कोई लड़की कैसे डिसाइड करती है वो किन लड़कों को चूज़ करेगी। दोस्तों, लड़का और लड़कियां दोनों ही अपने रिप्रोडक्टिव एडवांटेज को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते रहती है। एक लड़का जो है एक बार के इजैकुलेशन में 10 से 30 करोड़ स्पर्म्स को वो रिलीज़ कर देता है। दोस्तों, एक लड़के के बायोलॉजी में जो स्पर्म है वो एक फैक्ट्री की तरह है, लगातार बनते रहता है और निकलते रहता है और वो रिलीज़ हो जाता है। उसके पास इसका एंडलेस सप्लाई है, वो ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन जब हम लड़कियों की बात करें तो उनके जो एग सेल है वो लिमिटेड रहते हैं, और वो जो एग सेल है वो लड़कों के स्पर्म से 85,000 गुना ज़्यादा बड़ा साइज़ में रहता है। उसके अंदर सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहते हैं, लेकिन स्पर्म का जो काम रहता है वो सिर्फ एक डिलीवरी एजेंट की तरह है। एक स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइजेशन में सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है, और महिलाएं अपने जीवन भर का सारा एक सेल अपने साथ लेकर के आई होती है, जो हर महीने वो रिलीज़ हो जाता है। दोस्तों, एक पुरुष का इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्पर्म को स्प्रेड करे। इनमें से एक ना एक तो सक्सेसफुल होगा। इसीलिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में एक पुरुष या किसी भी स्पीसीज में देखा जाए तो चिंपांजी, प्राइमेट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा मेटिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्पर्म को रिलीज़ करके स्प्रेड करना चाहते हैं। वो एक बीज की तरह है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल लैंड उसको मिले वो उसको स्प्रेड कर दे और उससे वो करे। एक जो मेल है जब वो किसी लड़की को सेलेक्ट करता है तो वो उसको फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। अगर कोई लड़की बॉडी में सिमेट्रिकल है और उसका बॉडी अच्छे फीचर्स के साथ है, उसका जो बच्चा पैदा करने के जो संभावनाएं हैं वो दूसरी महिलाओं की तुलना में बेटर है, तो एक जो मेल है इवोल्यूशनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस महिला को चूज़ करेगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक लड़की किसी मेल को किस कॉन्टेक्स्ट में चूज़ करती है। दोस्तों, एक बच्चे को पैदा करने और उसको बड़ा करने में एक महिला और पुरुष का योगदान अलग अलग तरीके से रहता है। पुरुष अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन एक महिला को फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग 15 से 20 साल तक लगातार उसका बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। 9 महीने तक उसको वो अपने गर्भ में रखती है जब तक कि पूरी तरीके से बच्चा फीटस के रूप में डेवलप ना हो जाए, और जब जन्म के बाद भी उसको 5 साल तक उसका न्यूट्रिशन, केयर, सपोर्ट ध्यान देना पड़ता है। एक बच्चे का रिप्रोडक्टिव स्किल डेवलप होने में भी 12 से 15 साल लग जाता है, और बच्चे का सोशल स्किल डेवलप होने में 20 से 25 साल तक लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसानी बच्चे को 20 से 25 साल तक लगभग ध्यान देना पड़ता है उसको एज ए ह्यूमन इस सोसाइटी में लाने के लिए और डेवलप करने के लिए। इसका मतलब यही हुआ कि महिला का जो कंट्रीब्यूशन है एक बच्चे को रेस करने में वो कहीं जाता है। तो ऐसे में महिला एक ऐसे पुरुष को चूज़ करती है जो ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाए, ज़्यादा फूड, शेल्टर और न्यूट्रिशन उस बच्चे को प्रोवाइड कर पाए। दोस्तों, हम इवोल्यूशन में इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि हम अपना सर्वाइवल को बरकरार रख पाएँ। हम नहीं चाहते कि हम मर जाएँ, हम ख़त्म हो जाएँ। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को बचाने का एक तरीका ही है रिप्रोडक्शन। मेरे मैं को बचाने का, मेरी जीन्स, मेरे स्पीसीज़ को आगे सर्वाइवल के लिए बढ़ाने का एक प्रकृति का तरीका है रिप्रोडक्शन। और इसमें मेल और फीमेल नहीं चाहते कि उसके आने वाले ऑफस्प्रिंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़े, या वो इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में वैनिश हो जाए और पूरी तरह से वाइप आउट हो जाए। ऐसे में एक मेल के द्वारा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ज़्यादा फूड, न्यूट्रिशन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। न सिर्फ आज के आधुनिक इंसानों में, बल्कि ये हमारे आदि मानव काल से ये था, और ये सारे स्पीसीज़ में है।
एक शेरनी चाहती है कि उसके शावकों का रक्षा एक स्ट्रांग शेर करें। एक चिंपांजी, प्राइमेट्स, बबून सभी चाहते हैं कि उसका जो मुखिया हो उससे वो जिससे वो प्रजनन करे वो बहुत ज़्यादा सोशल हायरार्की में हायर स्टेटस में रैंक करें और उसके बच्चों को वो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। दोस्तों दूसरा कॉन्टेक्स्ट है पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, यानी जिस स्पीसीज़ का अपने बच्चे के ऑफस्प्रिंग में उसको रेस करने में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है, जितना समय उसको लगता है, उतना ज़्यादा वो उसका पिता का उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस स्पीसीज़ में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है, वो बच्चे को पैदा करने के बाद अपने आप को उतना जल्दी अलग कर लेते हैं। जैसे एक मछली को देखा जाए तो एक मछली अपने बच्चे को पैदा करती है, उसके बाद अपने आप से उससे जुड़ाव को अलग कर लेती है। लेकिन हम सारे स्पीसीज़ में हमारा जो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट है अपने बच्चों को लेकर के वो सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए और हमारे दिमाग का साइज बढ़ने लगा, वैसे वैसे मादाओं को हमें जल्दी पैदा करना पड़ा, क्योंकि अगर बंदर के बच्चे के साइज़ का दिमाग लेकर के पैदा हुए तो एक इंसानी महिला को अपने बच्चे को 18 महीने तक अपने गर्भ में रखना पड़ेगा। जितना बड़ा दिमाग का साइज़ होगा उसको डिलीवरी करने में उतना ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इवोल्यूशन ने महिलाओं को इस तरीके से बनाया कि एक इंसानी बच्चे को उसके छोटे साइज़ में ही उसको डिलीवर करे और उसका दिमाग धीरे धीरे बढ़ते जाए और वो धीरे धीरे ग्रोथ करते जाए। दोस्तों इसीलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है अपने बच्चों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा रहता है दूसरे स्पीसीज़ की तुलना में। ऐसे में एक स्टेबल पार्टनर ही उसके बच्चे को सर्वाइवल को बचा करके रख पाता है। इसी कारण इंसानी मातृत्व दुनिया का सबसे कठिन काम हो गया, क्योंकि महिलाएं पूरी तरीके से अपने बच्चे के पीछे उसको डेवलप करने के लिए लगी हुई रहती थी। वहीं एक बार पुरुष बच्चा पैदा होने के बाद वहां से अपने आप को अलग कर लेता था, उसका टाइम फ्री हो जाता था, वो शिकार पे जाता है, लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, रिसोर्स जनरेट करता है। वहीं महिलाएं उसके बच्चे को ध्यान रखती है, केयर करती है, उसको अच्छे खाना, पोषण और वैल्यूज़ देते रहती है। इसी से हमारा इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि महिलाएं सोशल हायरार्की में और इकोनॉमिक हायरार्की में अपर स्टेटस वाले को चूज़ करें। हालांकि स्पर्म और एग के बीच जो डिफरेंसेस हैं और लंबा पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों ने हमारे मेटिंग सिलेक्शन और रिप्रोडक्टिव साइकिल को प्रभावित किया। लेकिन यही लंबा पेरेंटल इन्वेस्टमेंट हमारे बीच का जो इमोशनल बॉन्ड है उसको डेवलप किया, जिसे हम पेयर बॉन्ड कहते हैं। ये सारे स्पीसीज में होता है। यही पेयर बॉन्ड इंसानी समाज में सोशल स्टेटस लेकर के शादी का रूप ले लिया। दोस्तों इवोल्यूशन ने ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाया जो प्रतिष्ठा और शक्ति की ओर आकर्षित होती थी। दोस्तों साइकोलॉजिस्ट डेविड एम बस ने 37 अलग अलग कल्चर और 10,000 से ज़्यादा महिला और पुरुषों पर एक स्टडी किया कि वो किस तरीके से अपना मेटिंग पार्टनर सेलेक्ट करते हैं। ये 37 अलग अलग कल्चर, अलग अलग नेशंस और अलग अलग मेटिंग स्ट्रेटजी वाले थे। पॉलीगेमस, मोनोगेमस, और चाहे वो अरब के हो, चाहे शिकारी पद्धति वाले, चाहे किसान हो, चाहे एरिस्टोक्रेट है, चाहे किसी भी फील्ड के हों, ये सारे पुरुषों और महिलाओं ने एक तरीके का मेटिंग बिहेवियर बनाया। सारी महिलाओं ने स्टेबल और पावरफुल लोगों को अपने मेटिंग पार्टनर के रूप में चुना, जिससे ये स्पष्ट होता है कि महिलाएं इस तरीके से इवॉल्व हुई है कि अपने से ज़्यादा सोशल हायरार्की और ज़्यादा सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक पावर और रिसोर्सेस वाले वो पुरुष को चुनाव करें अपने मेटिंग पार्टनर के रूप में। दोस्तों इसका आसान मतलब यही हुआ कि रोमांस तभी तक जीवित है जब तक कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। महिलाएं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ओर आकर्षित होती हैं और पुरुष ब्यूटी की ओर आकर्षित होते हैं। एक साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में यह बात सामने आई है कि महिलाएं रोलेक्स पहनने वाले, कम सुंदर दिखने वाले पुरुष को ज़्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं बशर्ते जो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले हैंडसम बॉयज़ होते हैं उसकी तुलना में। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेटिंग सिलेक्शन में। दोस्तों चौथा कारण है कल्चरल इवोल्यूशन, मतलब हमारा कल्चर और सोसाइटी इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि एक महिला का सोसाइटी में जो स्टेटस है वो उसके पुरुष के स्टेटस से डिराइव होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि सपोज एक जॉइंट फैमिली है जिसमें 3-4 भाई लोग रहते हैं। उसकी महिला का जो स्टेटस रहेगा फैमिली में वो उसके पुरुष के स्टेटस से डिराइव होगा। सपोज उसमें से एक भाई का जो जॉब लग गया है सरकारी नौकरी में, तो उसकी महिला का स्टेटस उससे डिराइव होगा और उसको अपर स्टेटस मिल सकता है। और वहीं कोई एक भाई है जो पढ़ा लिखा नहीं है और वो खेती किसानी करता है,
तो उसकी महिला का जो स्टेटस है वो उससे डिराइव होगा। मतलब उसमें जो महिलाओं का ग्रुप है उसमें भी उस महिला को कम वैल्यू मिलेगा जिसका पति पढ़ा लिखा नहीं है, और वो भले उससे ज़्यादा मेहनत करे, कुछ भी करे, लेकिन कि में सोशल हायरार्की में उसका पति लोअर हायरार्की में है, और वो सरकारी नौकरी वाला या ज़्यादा पैसा कमाने वाला जो पति है वो सोशल हायरार्की में अपर पोजीशन में, इकोनॉमिकली ज़्यादा स्टेबल है। तो उसकी पत्नी का फैमिली में जो वैल्यू रहेगा उस कम पढ़े लिखे लोअर सोशल हायरार्की वाले व्यक्ति की तुलना में कम रहेगा। और सेम चीज़ आगे नेक्स्ट जनरेशन में परकोलेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब उसके बच्चे होंगे तो इनिशियल एडवांटेज उसके बच्चों को मिल सकता है जो सरकारी नौकरी में या जो इकोनॉमिकली स्टेबल है उसके बच्चों को एडवांटेज मिल सकता है उसके तुलना में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, खेती किसानी करते हैं और अनपढ़ है उसके बच्चों की तुलना में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट जनरेशन अपने मेहनत से, अपने परफॉर्मेंस से अपना जो टेबल है उसको टर्न कर देता है और स्थिति को बदल देता है। एक महिला किसी परिवार में क्या इज्जत पाएगी, क्या उसका रोल रहेगा, क्या उसको वैल्यूज़ रहेगा, क्या वो ऑर्डरिंग स्टेटस में रहेगी या ऑर्डर फॉलो करने वाले स्टेटस में रहेगी, लोग उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, उसको सब्जुगेट करते हैं, सबमिसिव तरीके से ट्रीट करते हैं या उसको वैल्यू और रिस्पेक्ट देते हैं उसको बातों का। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है एक पुरुष का क्या वैल्यू है उसकी फैमिली में। अगर पुरुष वैल्यूएबल है तो उसकी महिला को चाहे कैसे भी रहे, करप्ट रहे, मैनिपुलेटिव रहे, नार्सिसिस्ट रहे, टॉक्सिक रहे, कैसे भी रहे, उसका वैल्यू फैमिली में ज़्यादा रहेगा। लेकिन ऐसी महिला को जिसका पति इस सोशल हायरार्की में लोअर स्टेटस में, पढ़ा लिखा नहीं है, कम पैसे कमाता है, इकोनॉमिकली लेस स्टेबल है, और वो जो तथाकथित सामाजिक चालाकियाँ रहता है उसमें वो नेव है और वो चालाकी नहीं करता, तो ऐसे में ऐसी महिला चाहे कितनी भी अच्छी रहे उसका जो पावर है फैमिली में कम रहेगा। दोस्तों, एक महिला कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चे को सफ़र करना पड़ेगा। ये सारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अपने बच्चे को सही तरीके से सर्वाइव करने के लिए रहता है। एक महिला नहीं चाहती कि उसके ऑफ स्प्रिंग को बहुत स्ट्रगल करना पड़े। तो दोस्तों, पूरे कन्वर्सेशन का सार यही है कि अगर एक महिला अपने से ज़्यादा सोशल स्टेटस वाले, इकोनॉमिकली स्टेबल, रिसोर्सफुल पर्सन से शादी करती है तो वो इसलिए नहीं कि वो गोल्ड डिगर है या फिर वो मटेरियलिस्टिक है या उसे मटेरियल चीज़ों से प्यार है। वो इसलिए क्योंकि उसका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में उसका जीन का डेवलपमेंट ही इस तरीके से हुआ है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको तैयार कर पाए। तो दोस्तों, इस तरीके के वाक्य कि मैं भी लिखूंगा दहेज प्रथा के खिलाफ, जिस दिन बेरोजगार लड़कों को ब्याह करके ले जाएगी सरकारी नौकरी वाली लड़कियां, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरीके से एक गलत धारणा है। इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये बेरोजगार लड़कों का लड़कियों से सेक्स पाने का एक तरीका है। दोस्तों, एक लड़के को समाज में सेक्स या मेटिंग फेवर तब मिलता है जब वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाता है। दोस्तों, इस कन्वर्सेशन का मतलब ये नहीं है कि महिलाएं लालची होती हैं या गोल्ड डिगर होती है। सारी की सारी महिलाओं को प्यार से कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, ऐसा सिर्फ वो सेफ्टी के लिए करती है ताकि उसके बच्चे सर्वाइव कर पाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आज की वीडियो में हमने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से समझा। आपकी क्या राय है इस विषय पर, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।